क्वेश्चन इज दैट यू हैव 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स। तो हमारे पास ये 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैं एंड इन दिस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन वायर 1, मतलब यहाँ पे जो वायर 3 है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 में करंट आई फ्लो कर रहा है एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन वायर 3 इज सच दैट द नेट फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू द अदर 2 वायर्स इज 0। मतलब आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर इसमें देखो डायरेक्शन नहीं दी हुई 3 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है कि 1 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है इस पूरे सिस्टम की वो 0 है। तो आपकी ये जो वायर 1 है उस पे नेट फोर्स 0 आनी चाहिए ड्यू टू द होल सिस्टम ऑफ वायर्स। तो पहले तो आपने देखना है कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और फिर आपने रिलेशन बनाना है इन करंट्स के बीच में। और फिर आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ आई, अगर मैं इस आई की जो भी डायरेक्शन लूंगा अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो रिवर्स करने के बाद मैं क्या नोटिस करूंगा, नेट फोर्स ऑन वायर ड्यू टू द अदर वायर्स विल बी 0। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा, जो 1 में डायरेक्शन है 1 की डायरेक्शन से अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो फिर मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये जो 2 वायर है इस 2 वायर के ऊपर जो नेट फोर्स आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। अच्छा पहले तो यहाँ पे देखो ये सारी वायर्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। और हमने क्या स्टडी किया था कि जब 2 पैरेलल वायर्स होती हैं और वो 2 पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो करता है, तो वो जो 2 पैरेलल वायर्स हैं जब उनमें करंट फ्लो करता है तो वो पैरेलल वायर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट। कब? जब करंट की डायरेक्शन सेम हो। और अगर वो 2 वायर्स पैरेलल हैं, करंट फ्लो कर रहा है पर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फिर वो 2 वायर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। और वो जो फोर्स लगती है यूनिट लेंथ पे, वायर की यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगती है उस फोर्स की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 ओवर डी। वे डी क्या है, 2 वायर्स के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। I1 I2 वायर्स में करंट है, डी उन 2 वायर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है। और यहां पर ये जो आप गिवन रिलेशन देख रहे हो ये यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो आप यहाँ पे ये जो रिलेशन देख रहे हो इस रिलेशन में आप क्या नोटिस कर रहे हो, इस रिलेशन में आप नोटिस करो कि ये जो फोर्स है दिस इज द फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। ये फोर्स किस पे लग रही है, यूनिट लेंथ पे फोर्स लग रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं वायर 1 एंड 2 के बीच में देखूंगा। बताओ ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी कि रिपेल करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर अट्रैक्ट करेगी तो मैंने 1 वायर के ऊपर नेट फोर्स 0 करनी है। तो 1 वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी पहले तो ऐसे लगेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये हो गया फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ 1 ड्यू टू 2। और ये डायरेक्शन समझ में आ गई क्यों ऐसे मैंने बनाई है, क्योंकि दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और ये जो फोर्स की वैल्यू है ये वैल्यू कितनी बनेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 ओवर, हाँ जी, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, a। अच्छा अब अगर मैं ये जो ये जो थर्ड वायर है, ये थर्ड वायर, इसमें भी मैं करंट अगर ऐसे ले लूं, ये वाली डायरेक्शन मान लूं करंट की, जैसे ये दोनों, तो फिर ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, 1 एंड 3 क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो अगर 1 एंड 3 अट्रैक्ट करेंगे तो 1 के ऊपर ऐसे फोर्स लगेगी, ये फोर्स लगेगी, हाँ जी ठीक है। अच्छा अगर ये फोर्स लगेगी तो क्या नेट आंसर 1 पे 0 होगा, बोलो। नेट आंसर 1 पे 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके आंसर 0 नहीं आ सकता ना। तो 0 आने के लिए इस फोर्स को ऑपोजिट करना पड़ेगा। ऑपोजिट तो सिर्फ तभी हो पाएगा अगर मैं क्या मान रहा हूं कि यहां पे जो करंट की डायरेक्शन है वो कहां पर है, डाउनवर्ड्स। तो ये करंट की डायरेक्शन समझ में आई मैंने ऐसे क्यों ली, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेट फोर्स 0 है और नेट फोर्स किस पे 0 है, 1 पे। और नेट फोर्स 1 पे तब 0 होगी जब एक फोर्स राइट लगेगी तो दूसरी फोर्स कहां लगेगी, लेफ्ट, तभी होगी ना नेट फोर्स। नेट फोर्स तभी 0 होगी जब दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे एंड ऑपोजिट इन
डायरेक्शन होंगी, तो ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन करने के लिए मेरे को इस डायरेक्शन को डाउनवर्ड लेना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां पर अगर मैं फोर्स देखूं तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये दोनों एक दूसरे को अब रिपेल करेंगे, तो ये वायर अब इस वायर को रिपेल करेगी, तो ये आ गई फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड वायर। और अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू लूं ऑन वन ड्यू टू थर्ड वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 इंटू आई ओवर ट्वाइस ऑफ ए। वाई ट्वाइस ऑफ ए? क्योंकि ये वाला दोनों वायर्स के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना आ रहा है, 2a। तो यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहां पर आप नोटिस कर रहे हो कि जो वायर 1 है, इस वायर 1 पे अगर आप चाहते हो कि नेट फोर्स 0, तो ये कब होगा, जब F12 एंड F13 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये वैल्यू सेम होगी तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0। तो अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो देखो जब आप इक्वेट करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि जब आप इनको इक्वेट करोगे तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 I1 में अगर इक्वल पुट करूंगा तो ये सब ऐसे कैंसिल हो जाएगा। और मैं क्या नोटिस करूंगा कि जो मेरा I2 आएगा वो क्या आएगा, I/2, या मेरा जो I है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ I2। तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आ गया, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ I2। तो ये मेरा I एंड I2 का रिलेशन आ गया। और करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, मतलब ऑपोजिट टू 1 एंड 2। तो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट I, मैं क्या कहूंगा कि ये जो करंट I है ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ I1 एंड I2। तो करंट विल बी फ्लोइंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ I1 एंड I2। तो देखो ये क्लियर है, हाँ जी, समझ गए यहां तक। अब इसका जो सेकंड पार्ट, अगर मैं इसके सेकंड पार्ट को देखूं तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट आपको कह रहा है कि अगर मैं ये जो थर्ड वायर है इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, तो पहले मैंने जो डायरेक्शन ली थी वो डाउनवर्ड ली थी, तो अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं जो आई करंट है उसको रिवर्स कर दूं, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि वायर 2 पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि वायर 2 पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि भाई ये वायर 2 है, तो इस वायर 2 पे देखो I1 I2 सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर अट्रैक्ट करेंगे तो ये I2 पे मैं फोर्स देखना चाहता हूं, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कोई क्वेश्चन कह रहा है कि नेट फोर्स ऑन वायर 2 इज 0, तो मैं पहले अब वायर 2 पे फोर्स निकाल रहा हूं। अच्छा अब ये देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। और नेट फोर्स इस पे 0 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो F2 है, इस F2 के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है। तो अगर ये सेकंड वायर पे नेट फोर्स 0 है तो ये कब होगा, जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर इक्वल होने का क्या मतलब है कि F21 शुड बी इक्वल टू F23। तो F21 अगर F23 के इक्वल है तो इस पे नेट आंसर 0 आ जाएगा। तो F21 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 ओवर A, और ये जो फोर्स है ये होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ I2 इंटू आई ओवर A। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई 2, फिर हमारे पास ये गिवन I2 A कैंसिल हो गया, तो I की जो वैल्यू आई वो आपके पास क्या आ गई, I1। तो I की वैल्यू I1 के इक्वल। और पीछे आपने जो I निकाला था वो आपका I पीछे जो आपने निकाला था वो क्या था, 2 टाइम्स ऑफ I2। देखो पीछे आपने ये जो वैल्यू निकाली थी ये, या आपने निकाली 2 टाइम्स ऑफ I2। तो आपके पास तीनों करंट का रिलेशन आ गया कि तीनों करंट का रिलेशन क्या बना, I इज इक्वल टू I1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I2। तो ये हमारा गिवन आंसर आ गया।
तो देखो ये रिलेशन समझ में आया कैसे बनाया। तो मेन बात याद रखनी कि जब दो वायर्स पैरेलल है और दो वायर्स पैरेलल है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो या तो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। अट्रैक्ट कब करेंगी? जब करंट की डायरेक्शन सेम है। रिपेल कब करेंगी? जब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है ये। अब ये जो टॉपिक है ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लास्ट आर्टिकल है। दैट इज योर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने सबसे पहले क्या नोटिस किया था कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म जनरेट करती है, फिर हमने उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था। कैसे बनाया था? एक सोलेनॉइड लिया था, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाल दिया था, करंट फ्लो कराया। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जो जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक मैग्नेटिज्म होगी, जब आप करंट बंद कर दोगे तो मैग्नेटिज्म भी आनी बंद हो जाएगी। फिर हमने नोटिस किया था कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितनी फोर्स? Q इंटू वी क्रॉस बी। फिर हमने नोटिस किया था कि अगर एक कंडक्टर है उसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे, तो करंट फ्लो करने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो वो भी चार्ज ही है। और जब उस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्योंकि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी, तो उस कंडक्टर के ऊपर भी क्या लगेगी? फोर्स। और उस फोर्स की जो वैल्यू थी दैट वाज आई एल क्रॉस बी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक कंडक्टर ले रहे हैं जो एक लूप के फॉर्म में है। ये कंडक्टर किसके फॉर्म में है? एक लूप। मेरे पास ये एक लूप है, ये मेरे पास एक लूप है, पी क्यू आर एस, ऐसे एक लूप है। ये वायर का फ्रेम बना हुआ है, वायर का फ्रेम है। मैंने लेटर से ये जो फ्रेम है ये किसी भी मैं शेप का ले सकता हूं। राइट नाउ मैंने रेक्टेंगुलर शेप का ले लिया। तो ये जो फ्रेम है ये रेक्टेंगुलर शेप का फ्रेम है, जिसमें ये लेंथ एल है, या मैं ये वाली जो गिवन लेंथ है ये पी एस, इसको मैं एल मान लेता हूं, और ये जो एस आर ये मेरा बी। तो अगर मैं ये पूरा एरिया निकालना चाहता हूं तो ये एरिया कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एल इनटू बी। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं तो मेरा एरिया ऑफ द लूप, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ लूप पी क्यू आर एस, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एल इंटू बी। तो ये मेरे पास एक लूप है, और ये जो लूप है इस लूप में अब मैं करंट फ्लो करवा रहा हूं। तो मैंने क्या किया? मैंने इस लूप के अंदर करंट को फ्लो करवाया। तो ये मैं करंट फ्लो करवा रहा हूं। तो दिस इज योर करंट फ्लोइंग इन दिस लूप। तो ये आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आपका ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो आपने ये करंट फ्लो करवाया, तो अब ये आपका ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, और आपने इस लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो आपके पास ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑन द पेपर है किधर को डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स राइट साइड। तो ऑन द पेपर राइट साइड की तरफ ये डायरेक्टेड है। तो मेरे पास ये लूप है, इस लूप को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और ये जब मैंने लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो अगर मैं आपको कहूं कि बेटा व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप, मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप, अगर मैं आपको कहूंगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप निकालो, कितनी होगी? बताओ क्या होगी? हाँ जी, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला था आई एल क्रॉस बी। कब? जब आपकी फील्ड जो है वो कौन सी फील्ड है? यूनिफॉर्म। तब ये फॉर्मूला था। उसमें ये एल वेक्टर क्या था? व्हाट इज दिस एल वेक्टर? क्या है एल वेक्टर? बोलो क्या है? ये आपका गिवन कंडक्टर का लेंथ है जो आप वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो। तो इस एल वेक्टर को हमने क्या कहा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है? ये आपके करंट की डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का करंट का शॉर्टेस्ट पाथ। तो जब मैं लूप की बात करूंगा तो ध्यान से देखो, मैं P से करंट Q की तरफ गया, फिर Q से R, R से S, S से फिर दोबारा कहा गया P। तो मेरा L वेक्टर इस केस में क्या बनेगा? क्या बनेगा? जीरो। और अगर मेरा L वेक्टर यहां पे जीरो बनेगा तो इस केस में मेरी जो फोर्स आएगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप जो है वो क्या होगी? जीरो होगी। इस लूप पे जीरो। व्हाई? बिकॉज हम पहले पढ़ चुके हैं कि इफ यू हैव अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
then the magnetic force on that loop will be 0. तो इस लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो क्या होगी? 0 होगी. अच्छा, अब इस लूप पे मैग्नेटिक फोर्स 0 है और मैंने इस लूप को ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. अब मैं इस लूप के ना ये 4 साइड्स को स्टडी कर रहा हूं. अगर मैं 4 साइड्स को स्टडी करूं, जैसे मेरे पास ये लूप हो गया, मैंने इस लूप को ऐसे रखा हुआ है, ये मेरा गिवन लूप ऐसे पड़ा हुआ है, तभी आपको ये ऐसे स्लांटिंग नजर आ रहा है, बिकॉज इट इज नॉट ऑन द पेपर, इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द पेपर. ये लूप को हमने ऐसे पेपर के परपेंडिकुलर रखा हुआ है. ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टल है और ये लूप ऐसे पड़ा हुआ है. तो ये P, ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया, फिर R अंदर की तरफ हो गया, अंदर इनटू द पेपर है R, फिर S, फिर आपके पास ये P. तो ये करंट ऐसे घूम रहा है, ये करंट ऐसे घूम रहा है. तो समझ में आया? P और Q तो आपको नजर आएंगे, ये P और Q, ये P और Q आपको नजर आएंगे, पर ये जो R और S है ये क्या है? पेपर के इनवर्ड्स हैं, आपके इस बोर्ड के अंदर की तरफ है, क्योंकि आपने ऐसे लूप को रखा हुआ. अब जब आपने ऐसे लूप रखा है तो ये देखो, ये जो करंट है P2Q, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. तो इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? अगर सिर्फ इतने साइड पे लेना है, पूरे लूप की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस साइड की बात कर रहा हूं, ये वाले साइड की. तो इस साइड में मेरा करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है? बोलो कितना एंगल बन रहा है? और हमने जब स्ट्रेट वायर की बात की थी, तो स्ट्रेट वायर में हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? I L B साइन ऑफ एंगल बिटवीन L एंड B. ये फॉर्मूला स्ट्रेट कंडक्टर के लिए. तो जब आप एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हो, तो ये P2Q स्ट्रेट वायर है और ये स्ट्रेट वायर में ये आपकी लेंथ होगी, ये लेंथ B के इक्वल है, ये आपकी लेंथ किसके इक्वल है? B के इक्वल है. ये आपका करंट I फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B है. थीटा यहां पे कितना होगा? करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है? 0. तो इस लाइन पे, PQ लाइन पे कितनी फोर्स लगेगी? हाँ जी, PQ लाइन पे कितनी फोर्स लगेगी? 0. तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो मेरा PQ वायर है, इस पे 0 फोर्स लग रही है, PQ. अच्छा, अगर मैं ये RS की बात करूं, ये PQ है और इसके बिल्कुल बैक साइड पे RS, मतलब ये यहां R है, ये वाली जगह पे R है, ये S है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, R2S. तो अब RS की अगर मैं बात करूं, तो बताओ मेरे करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है? 180. तो 180 साइन 180. बोलो क्या होता है साइन 180? 0. तो इसका मतलब इस RS पे भी जो फोर्स लगेगी वो भी क्या होगी? 0. इसका मतलब ये PQ और RS, इन पे तो नेट फोर्स 0 आ रही. अच्छा, अब मैं अगर बात करूं ये QR, ये R एंड Q, ये R एंड Q, इस साइड की बात करूं, ये Q एंड R की बात करूं, तो मेरा करंट फ्लो कर रहा है Q से R. ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, तो मेरा करंट ऐसे Q से R जा रहा है. अच्छा, अब ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन है. कहां है करंट की डायरेक्शन? इनटू द पेपर. मैग्नेटिक फील्ड का है? ऑन द पेपर. तो अगर मैं ये फोर्स निकालना चाहता हूं Q एंड R के बीच में, तो इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या बनेगी? I, ये वाली जो लेंथ है वो यही जो आपका L लेंथ, तो ये वाली लेंथ तो L ही है, तो ILB साइन 90. साइन 90 क्या होगी? 1. तो आपके पास यहां पे जो फॉर्मूला बना हो गया ILB. अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी? इसकी डायरेक्शन इस जगह फोर्स आ गई, तो डायरेक्शन क्या बनेगी? तो हमने क्या कहा था, डायरेक्शन देखने के लिए या एल क्रॉस बी करते हैं या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. 4 फिंगर ये ऐसे, सेंटर फिंगर इसके परपेंडिकुलर, थंब ऐसे, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर. 4 फिंगर को कहां रखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, करंट किधर को जा रहा है? अंदर. करंट किधर को जा रहा है? ये देखो, Q से R, Q बाहर है, R अंदर है, तो करंट किधर को जा रहा है? इनवर्ड्स. तो मेरा थंब कहां पॉइंट करेगा? डाउनवर्ड्स. तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो साइड है, ये वाली साइड, इस साइड पे फोर्स लगेगी और इस साइड पे जो आपकी फोर्स लग रही है, वो वाली फोर्स आप क्या नोटिस करोगे? वो फोर्स आपकी लगेगी डाउनवर्ड्स. तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो फोर्स लग रही है, ये वाली साइड पे ये ऐसे डाउनवर्ड्स लग रही है और ये आपकी फोर्स लग रही है ऑन साइड QR. ये QR साइड पे फोर्स लग रही है. हाँ जी, ठीक है, ये समझ में आया? QR साइड पे फोर्स लग रही है.
और अगर मैं ये S और P, ये जो PS साइड है, ये वाली, इस साइड पे अगर फोर्स निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूंगा फोर्स? तो आप देखो, ये वाली अगर आप साइड लो, ये PS वाली साइड, तो इसमें करंट S से P आ रहा है, S पीछे है, P आगे है, तो करंट किधर को आ रहा है? बाहर। तो करंट किधर आ रहा है? बाहर। तो करंट की डायरेक्शन कहां होगी? करंट की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये इधर। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है? 90। तो अगेन मेरे पास यहां पर ये जो गिवन वैल्यू आई फोर्स की, ये ये जो आपकी फोर्स आएगी फ्रॉम S टू P, ये वाली जो फोर्स है, अगर मैं इसको देखूं तो कितनी वैल्यू बनेगी? करंट कितना है? I, लेंथ कितनी है? L, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? P। तो ये मेरे पास फोर्स बन गई। अच्छा, डायरेक्शन बता सकते हो क्या बनेगी? तो डायरेक्शन, ये मेरे पास करंट किधर आ रहा है? बाहर। तो थंब किधर पॉइंट करेगा? अपवर्ड्स। तो अगर थंब अपवर्ड्स पॉइंट करेगा तो इस केस में मैं क्या नोटिस करूंगा कि मेरी जो फोर्स आ रही है वो ऐसे लगेगी, अपवर्ड्स। तो ये मेरी गिवन फोर्स आ गई जो अपवर्ड्स लग रही है। दिस इज योर फोर्स ऑन S एंड P। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये फोर्स और ये फोर्स की वैल्यू क्या है? सेम है। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल। तभी नेट फोर्स क्या आ रही है? जीरो। लूप, लूप पे फोर्स अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये लूप, लूप के ऊपर जो फोर्स है, लूप के ऊपर जो फोर्स है वो क्या है? जीरो है। लूप के ऊपर फोर्स जीरो है। लूप किस चीज का बना हुआ है? चार पार्ट्स का। ये लूप चार हिस्सों का बना हुआ है। कौन से चार हिस्से? P Q, फिर Q टू R, फिर R टू S, फिर S टू P, जिसमें ये वाली साइड और ये पीछे वाली साइड पे फोर्स जीरो आ गई। यहां पे फोर्स कहां आ रही है? डाउनवर्ड्स। यहां पे फोर्स कहां आ रही है? अपवर्ड्स। और नेट फोर्स क्या आ रही है? जीरो। अच्छा, नेट फोर्स तो जीरो होगी, पर अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, इस साइड को मैंने और इस साइड को मैंने पकड़ा, और यहां पे फोर्स नीचे लग रही है और यहां पे फोर्स ऊपर लग रही है। तो ध्यान से देखो, ये लूप को देखो, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, पर ये साइड नीचे जा रही है, ये साइड ऊपर जा रही है। तो क्या होगा? तो ये कॉइल क्या करेगी? रोटेट। ये कॉइल ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं जाएगी, पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, क्योंकि इसका एक साइड कहां जा रहा है? नीचे, और दूसरा साइड कहां जा रहा है? ऊपर। तो कॉइल विल रोटेट। तो समझ में आ रहा है क्या होगा? तो ये कॉइल घूमने लगी, तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी, और जब ये कॉइल घूमेगी तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब ये कॉइल आपके पास घूम रही है तो ये जो आपके गिवन पॉइंट्स हैं, P Q R S, ये ऐसे कॉइल पहले ऐसे थी, अब ये कॉइल घूम के ऐसे होगी, ये ऐसे होगी। तो पहले कॉइल ऐसे थी, अब ये कॉइल घूम के ऐसे होगी। तो कॉइल टर्न कर गई, कॉइल रोटेट कर गई। किसमें रोटेट कर गई? मैग्नेटिक फील्ड में। और जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर गई तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये वाली साइड पे जो फोर्स लग रही है ऐसे ऊपर को लग रही है, ये वाली साइड पे जो फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है? नीचे को लग रही है। तो हमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि ये फोर्स अप लग रही है, ये फोर्स डाउन। ये ऐसे घूम रही है कॉइल, ऐसे 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 घूम रही है। तो ये मेरी कॉइल ऐसे थी, ये कॉइल ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे घूम रही है। तो यहाँ पे फोर्स नीचे लग रही है, इधर फोर्स ऊपर लग रही है। हाँ जी, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये जो दो फोर्सेस है ना, इनकी वैल्यू देखो, इक्वल है और ऑपोजिट है। तो जब किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है उसको कपल कहते हैं। किसी बॉडी पे जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है उसको क्या कहते हैं? कपल। तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं कि ये जो मेरी गिवन फोर्स है F Q R और ये F S P, ये इक्वल है, इसको मैंने F कह दिया, और इसके कारण इस लूप के ऊपर कपल फॉर्म हो रही है। तो कपल, कपल विल एक्ट ऑन लूप। इस लूप के ऊपर ये कपल लगेगा। कपल का मतलब ये फोर्स लगेगी जिसके कारण ये टर्न करेगा। तो कपल विल एक्ट ऑन द लूप। और कपल के कारण जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब आपके पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगने पे आपका जो टॉर्क आता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो,
स्टार्टिंग में जब ये ऐसे पड़ा था तो आपके पास ये जो गिवन अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इनके बीच में जो आपके ये डिस्टेंस, ये देखो ये जो आपका गैप है, ये जो गैप है, ये गैप आपका पी के इक्वल है। इनके बीच में जो गैप आप देख रहे हो, ये गैप किसके इक्वल है? पी के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे इस गैप को नोटिस करूं तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो गैप इन दोनों के बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में, ये बी के इक्वल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी देखूं तो मेरे को क्या नजर आएगा कि ये वाली जो फोर्स है और ये वाली जो फोर्स है, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये अब सेम नहीं है। देखो पहले बी था, अब कम हो गया, क्योंकि ये देखो ये जैसे जैसे ये घूम रहा है, जैसे जैसे घूम रहा है, तो घूमते घूमते एक टाइम आएगा जब ये वाली साइड बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, ये वाली साइड ऊपर हो जाएगी, ये वाली साइड नीचे हो जाएगी, और फिर एक ही लाइन पे दोनों फोर्सेस लगेंगी। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब ये घूम रहा है तो घूमने के टाइम इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो विद टाइम क्या कर रहा है? चेंज कर। जैसे जैसे घूम रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर रहा है? चेंज कर। ये समझ में आ रहा है? विद टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर रहा है? चेंज कर। तो जब ये घूमेगा तो किसी भी इंस्टेंट पे मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं, क्योंकि हर टाइम घूमते टाइम एक चीज हो रही है, फोर्स तो सेम रहेगी, फोर्स की वैल्यू नहीं बदलेगी, पर क्या बदलेगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब ये ऐसे घूमेगा तो जो ऊपर को फोर्स लग रही है वो सेम रहेगी, नीचे को फोर्स सेम रहेगी, पर घूमने के टाइम वो जो दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या करेगा? चेंज होगा। और जब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होगा तो मैंने अब वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विद टाइम उसको पढ़ना है कि हर वक्त वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की, दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? आपको पता है एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर एक वेक्टर है जो गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और उसका मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल होता है। हमारे गिवन इस केस में एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो करंट डिसाइड करेगा। इस केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? करंट। वो कैसे डिसाइड करेगा? आप अपने हाथ से करंट को इनसर्कल करोगे और जिधर को आपके राइट हैंड को फिंगर्स इनसर्कल करने पे थंब डायरेक्शन देगा, वो आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इस केस में अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है? पी क्यू आर एस, पी ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, पी क्यू आर एस। तो अगर मैं अपने फिंगर्स को इनसर्कल करूं तो देखो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड्स। तो ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये वाली जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये वाली डायरेक्शन आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? एरिया वेक्टर। और जैसे जैसे ये कॉइल घूम रहा है, अब देखो इस कॉइल को जरा ध्यान से देखो, अब ये कॉइल ऐसे है तो आपका एरिया वेक्टर ऊपर है। अब जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगा एरिया वेक्टर अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज करेगा। अब देखो ये एरिया वेक्टर ऐसे है, कॉइल घूम रहा है, एरिया वेक्टर अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। और ये देखो जब ये ऐसे हो गया तो आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है? 90। जैसे जैसे घूम रहा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। तो बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि कॉइल घूम रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर टाइम क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। तो टॉर्क हर टाइम कांस्टेंट नहीं है, और अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो टॉर्क निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि यार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद टाइम कैसे चेंज हो रहा है। उसको पढ़ने के लिए मैंने हेल्प ली, किसकी हेल्प ली? एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर वो वेक्टर है जो गिवन सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। हाँ, इसकी डायरेक्शन ये बनेगी या इसकी डायरेक्शन ऐसे नीचे भी बन सकती है, पर ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? ये करंट डिसाइड करेगा। आप अपने राइट हैंड से करंट को क्या करो? इनसर्कल करो। जिधर को थंब पॉइंट करेगा वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। हाँ जी, क्लियर है बात? ये समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो मेरे पास यहां पर अगर मैं अब राइट नाउ एरिया वेक्टर बनाऊं तो एरिया वेक्टर जो होगा वो आपका ये एरिया वेक्टर बने। तो आपका ये एरिया वेक्टर बन गया। एरिया वेक्टर वो वेक्टर है जो गिवन लूप के परपेंडिकुलर होगा और आप करंट को इनसर्कल करोगे तो वो करंट की डायरेक्शन देगा। हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं तो यहाँ पे जो मेरा एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे बने, ये मेरा एरिया वेक्टर होगा। और ये जो मेरा एरिया वेक्टर होगा, ये मेरा एरिया वेक्टर जो है, ये मेरा एरिया वेक्टर ऐसे गिवन लूप के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो आप लूप देख रहे हो, जैसे जैसे लूप घूम रहा है तो एरिया वेक्टर अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो एरिया वेक्टर गिवन लूप के क्या होगा?
परपेंडिकुलर हो। तो यहां तक चेक करो, यहां तक क्लियर समझ में आ गया जो किया है? हाँ जी ठीक है, ये समझ में आ गया। और एरिया का मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब जो भी इस लूप का एरिया होगा, जो लूप का एरिया होगा वो आपके एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन करंट पता है। तो अगर मैं इसको एक बार फिर से देखूं, ये पी क्यू आर एस, ये मेरे करंट की डायरेक्शन है, और मेरे पास यहाँ पर ये वाली जो गिवन पॉइंट, मैं अगर ये पॉइंट लूँ, ये वाले 2 पॉइंट, तो ये जो पॉइंट मैं देख रहा हूँ, ये पॉइंट के क्रॉस मेरे पास जो गिवन लेंथ बन रही है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये मेरे पास जो लेंथ बन रही है दैट लेंथ इज बी, क्योंकि ये आपकी लेंथ बी थी और ये वाली जो लेंथ है वो एल है। आपने जब इसको घुमाया था तो ये वाली जो ये वाली लेंथ है ये बी है, ये जो लेंथ आपकी ऐसे घूम रही है वो कौन सी है? लेंथ एल है। तो ये जो पूरी लेंथ मैं देख रहा हूँ ये बी लेंथ है, और मेरी जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को जब मैंने स्टडी किया था तो ये वाली फोर्स ऐसे ऊपर लग रही है, यहाँ पे जो आपकी फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड्स। और अगर आप राइट नाउ ये जो गिवन फोर्स आप देख रहे हो, अगर आप इन फोर्स, ये फोर्स वैसे नीचे लेके गए, ये आपका दोनों फोर्सेस के बीच में ये पैरेलल, ये देखो ये दोनों पैरेलल फोर्सेस, तो अगर ये पैरेलल फोर्सेस अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है ये वाला, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो आपने डिस्टेंस देखा ये वाला, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये इतना पोर्शन अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये जो मेरा पोर्शन बन रहा है ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है। हाँ जी, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ बी है, ये जो लेंथ ले रहे हो ये आपके दोनों फोर्सेस के बीच में क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक आपकी जो फोर्स लग रही है वो आपकी फोर्स ये नीचे लग रही है, दूसरी आपकी फोर्स ऊपर लग रही है, और उस फोर्स की वैल्यू आपने जो निकाली थी वो कितनी थी? आई एल इंटू बी, वेयर एल उस साइड की लेंथ है और बी जो आप देख रहे हो ये बी आपकी क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो चेक करो यहां तक क्लियर है सब? ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक और वेक्टर लिया, कौन सा? एरिया वेक्टर। और मैंने क्या कहा था? एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा गिवन लूप के क्या होगी? परपेंडिकुलर, और करंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे पीछे नोटिस किया ये हमारा एरिया वेक्टर है जो हमारे गिवन लूप के परपेंडिकुलर है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर गिवन लूप के परपेंडिकुलर। और मैंने नोटिस किया था जैसे जैसे मेरा लूप घूम रहा है तो एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ हर वक्त एंगल क्या कर रहा है? चेंज कर। तो मैंने क्या कहा था कि हर टाइम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलेगा, तो जब आप इसको घुमा रहे हो, जैसे जैसे घुमा रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल रहा है, और उस टाइम ये ए और बी में भी एंगल क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो मैंने ये जो ए और बी के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को बिटवीन ए एंड बी, ये वाला जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया? थीटा। तो थीटा इज योर एंगल बिटवीन योर मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो यहां पे व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो आपका ये जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो देखो यहां तक क्लियर समझ में आया क्या कर रहे हैं? अब मैं यहां पर अगर ये जो एरिया वेक्टर है इसको ध्यान से नोटिस करूं तो मेरा जो एरिया वेक्टर है ना वो ये वाले देखो ये बी के परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो देखो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसके परपेंडिकुलर। हमने क्या कहा था कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन? ए एंड बी, इनके बीच में एंगल बन रहा है। तो अगर मैं ए के ऊपर परपेंडिकुलर बनाऊंगा जो ये वाली डॉटेड लाइन है, और बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाऊंगा जो ये वाली डॉटेड लाइन है, तो परपेंडिकुलर के बीच में भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? सेम बनेगा। तो अगर परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल सेम बनेगा तो ये जो आप एंगल देख रहे हो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया तो अगर मैं यहां पर अब देखो ये जो गिवन मैं ट्रायंगल देखूं, ये देखो ये वाला,
अगर ये मैं ट्रायंगल लूं, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के सामने क्या आता है? हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को लूं, ये वाला, इस ट्रायंगल को अगर मैं उठाऊं, ये वाले ट्रायंगल को, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल को उठाऊं, तो इस ट्रायंगल में व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। समझ में आया कैसे साइन थीटा देख रहा हूं? तो मैं यहां पर अगर ये जो गिवन केस है, इस गिवन केस में अगर मैं साइन थीटा निकालूं, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? d साइन थीटा। और फिर टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? इट वाज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आपकी फोर्स कितनी है? आई एल बी, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना आ गया? बी साइन थीटा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई एल बी इंटू कैपिटल बी साइन थीटा। अब बताओ ये एल इंटू बी क्या बनेगा? हाँ जी, ये स्मॉल एल स्मॉल बी किसके इक्वल है? दैट इज योर एरिया ऑफ द लूप, इस लूप का एरिया। तो मेरा टॉर्क कितना आ गया? आई इंटू ए बी साइन थीटा। So this is your torque acting on a loop when it is placed in external magnetic field. तो ये आपके लूप के ऊपर टॉर्क लग रही है जब आप इस लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो। स्मॉल बी, ये वाली साइड, इस साइड की लेंथ स्मॉल बी है, इस साइड की लेंथ स्मॉल एल है। तो आपका ये रेक्टेंगल है जिसकी दो साइड्स, एडजेसेंट साइड्स एल एंड बी है, तो एरिया जो बनेगा वो एल इंटू बी बन जाएगा। तो ये आई ए बी साइन थीटा हमारा क्या बन गया? टॉर्क बन गया, जो किस पे लग रहा है? एक लूप पे लग रहा है। जब आप उस लूप को किस में रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक लूप पे नेट फोर्स जीरो होगी, लूप पे नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। पर लूप क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। और वो जो टॉर्क की ये वैल्यू होगी। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो वेक्टर फॉर्म में ये जो वैल्यू है दैट इज आई ए क्रॉस बी। तो वेक्टर फॉर्म में ये जो वैल्यू बनेगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू योर आई ए क्रॉस बी। तो ये हमारा गिवन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, क्लियर है? ये आई क्या हो गया? जो इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है। ए क्या हो गया? इस लूप का एरिया वेक्टर। बी क्या हो गया? आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी देगा। मतलब टॉर्क की डायरेक्शन आपको कौन देगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे देखोगे? ये ए है, तो ये आपके पास गिवन, आपने ए को कंसिडर किया, ये ए है। ये क्या आपके पास? बी है। तो आप ए क्रॉस बी करोगे। तो जब आप ए क्रॉस बी, देखो ए से बी की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करोगे? इन सर्कल। तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनटू द पेपर। तो टॉर्क कहां लग रही है? इनटू द पेपर। अच्छा, टॉर्क अंदर लग रही है, ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी। और कॉइल की जो रोटेशन होगी ना, वो फिंगर्स के अबाउट होगी। मतलब ये जो ए क्रॉस बी जिधर को घूमेगा उधर को कॉइल घूमेगी। हमने पढ़ा हुआ है +1 में कि जो हमारा टॉर्क होता है वो रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। रोटेशन का मतलब आपकी बॉडी घूम रही है, टॉर्क उस रोटेशन के परपेंडिकुलर है। तो मेरा टॉर्क किधर लग रहा है? अंदर को। पर बॉडी कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर मेरा टॉर्क बाहर को लगेगा तो बॉडी कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो टॉर्क कहां लगेगा? बाहर। अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो टॉर्क कहां लगेगा? अंदर। तो आप यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो कि जब ये कॉइल ऐसे थी और ये कॉइल ऐसे घूम रही है, तो ध्यान से देखो ये क्लॉकवाइज घूम रही है। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनटू द पेपर। तो ये याद रखना है कि थंब टॉर्क है, थंब टॉर्क की डायरेक्शन है, फिंगर्स लूप की क्या है? रोटेशन है। फिंगर लूप की रोटेशन। और यहां पर एक और चीज आ जाती है कि हो सकता है कि आपने ना जब कॉइल बनाई तो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, आप ऐसे टर्न्स दे सकते हो। एक, फिर 2, आपने वायर ली, वायर को ऐसे एक
कॉइल में बना दिया, फिर एक और कॉइल बना दी, फिर एक और कॉइल बना दी, फिर एक और कॉइल बना दी, तो आप ऐसे n टर्न्स दे रहे हो। तो इफ द वायर हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिर जो आपकी टॉर्क होगी उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे n के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये पूरे के साथ n कब मल्टीप्लाई करोगे, जब आपके पास ये जो कॉइल है, दिस कॉइल हैज कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स। तो if coil has capital N number of turns, तो अगर कॉइल में कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो फिर जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो आपकी टॉर्क की वैल्यू होगी I A क्रॉस B इनटू N। तो फिर साथ में N भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? देखो ये समझ में आ गया सारा, टॉर्क का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब इसके केसेस करते हैं। तो आपके पास देखो ये एक लूप है, ये P Q R S लूप है, और आपने इस लूप को अलोंग द फील्ड रखा है। ये जैसे आपकी फील्ड है, तो आपने इस लूप को ऐसे रखा हुआ है, दिस लूप इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड, ऐसे रखा हुआ। फील्ड ऐसे एक्स एक्सिस में है और लूप उस फील्ड के आपने पैरेलल रखा हुआ है, तो फील्ड, योर लूप इज प्लेस्ड अलोंग द फील्ड। समझ में आ रहा है कैसे रखा है? तो लूप को मैंने फील्ड के अलोंग रखा। तो अगर मैं इस लूप को फील्ड के अलोंग रखूंगा तो एरिया वेक्टर बताओ कैसे बनाऊंगा? हाँ जी, एरिया वेक्टर या ऐसे बनेगा, या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे नीचे को होगी। ये दोनों में से कौन डायरेक्शन डिसाइड करेगा? हाँ जी, करंट। तो यहां पे देखना पड़ेगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अगर मेरा करंट ऐसे फिंगर्स के लॉन्ग फ्लो कर रहा है तो फिर ए ऊपर को, अगर मेरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ए नीचे को। तो इसलिए दो फिगर बनाई है कि हमारे पास डिपेंड करेगा कि करंट जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया, ये करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, और इसमें हम नोटिस कर रहे हैं कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये आपके पास ये P Q R S, और इसका जो एरिया है वो A है, दोनों लूप्स का एरिया सेम A है, दोनों को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़े हुए हैं, दोनों पैरेलल टू द फील्ड पड़े। तो यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो मेरा गिवन केस है, इसमें देखो अगर मैं करंट को इंसर्कल करूँ, ये P क्यू सामने वाली साइड है, तो सामने वाली साइड में करंट को इंसर्कल करूँ तो देखो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? हाँ जी, कैसे पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड्स। तो मेरा जो ए वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो ऐसे आएगा। तो ये मेरा एरिया वेक्टर जो है ये आ गया। और राइट नाउ मेरे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है। और इस केस में अगर आप करंट को देखो तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये अगर आप ध्यान से देखो, ये करंट इस साइड से ऐसे अंदर से ऐसे आ रहा है। तो अगर मैं करंट को ध्यान से देखूं तो मेरा एरिया वेक्टर किधर को पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड्स। तो अगर मेरा एरिया वेक्टर डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, इस केस में ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो अगर ये आपका गिवन एरिया वेक्टर है जो डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो तो आपका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अभी भी जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो आपका एंगल अभी भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और अगर आपका थीटा 90 होगा, व्हाट इज थीटा? इट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, जब आपका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस पर्टिकुलर टाइम पे योर प्लेन ऑफ लूप इज along the मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका ये जो लूप है ना, लूप उसका जो सरफेस है, लूप का सरफेस, लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, अलोंग। तब आपका ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा, ये वाला जो थीटा है ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तब आपका थीटा 90 डिग्री होगा। और अगर आपका थीटा 90 होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या है? दैट इज आई ए बी साइन थीटा। और 90 साइन 91 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन है तो ये जो टॉर्क है ये आपकी क्या हो जाएगी?
मैक्सिमम टॉर्क। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगी? जब आपका जो एंगल है वो कितना होगा? टॉर्क मैक्सिमम कब होगी? जब आपका एंगल है वो कितना होगा? 90। किसके बीच में? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच। उस टाइम आपका जो लूप है वो फील्ड के पैरेलल होगा। जब आपका लूप फील्ड के पैरेलल है तब टॉर्क मैक्सिमम है। जब लूप फील्ड के क्या है? पैरेलल है, तब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 और आपका टॉर्क क्या है? मैक्सिमम है। अच्छा, अब आप मेरे को बता सकते हो दोनों में कैसी रोटेशन, इसमें और इसमें रोटेशन बता सकते हो? यहाँ पे और यहाँ पे किस टाइप की रोटेशन होगी? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में बताओ। एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो मेरा टॉर्क किधर को है? अंदर को। और फिंगर कैसे घूम रही है? तो आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे कि इस पर्टिकुलर केस में आपका जो गिवन ये कॉइल है ये ऐसे ऐसे घूमेगी, कॉइल क्लॉकवाइज घूमेगी, कॉइल ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी। और जो आपका टॉर्क होगा, वो जो आपका टॉर्क है, उस टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वो क्या होगी? इनवर्ड्स। टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी और ये कॉइल की रोटेशन होगी। अच्छा, इस केस में देखो, आपका ये ए नीचे है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो मैं अब ए ऐसे, ए क्रॉस बी, तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड्स। तो मेरा टॉर्क बाहर को, और मेरी फिंगर की रोटेशन देखो, तो ये कॉइल कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो कॉइल है, ये आपकी कॉइल जब घूमेगी तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल ऐसे घूमेगी, कॉइल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। और आप क्या नोटिस करोगे कि आपका ये जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क ये किधर को लगेगा? ये टॉर्क ऐसे, डॉट का मतलब है कि ये डायरेक्शन का है? आउटवर्ड्स। तो डायरेक्शन समझ में आ रही है टॉर्क की, और रोटेशन समझ में आ रही है कैसे देखी? टॉर्क मैक्सिमम कब होगी ये समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर मैं लेटर से ऐसे कॉइल रख दूं, तो मेरे पास अब ये मेरा P Q R S, ये मेरा P Q R S। तो मैंने यहाँ पे लेटर से नोटिस किया कि ये मेरी वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये जैसे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में से ऐसे पास होके जा रही है, तो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में से ऐसे पास होके जा रही है। और ये आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये आप नोटिस कर रहे हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से निकल रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, और इसमें ये जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, ये आपका ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अच्छा, अगर आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप देखो इस करंट को इनसर्कल करके देखो, तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ये आपके पास ये लूप अब ऐसे पड़ा हुआ, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब मेरा जो लूप है, लूप का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे, ये Q से P ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे ये Q से P नीचे आ रहा है, तो मेरी फिंगर्स को मैं घुमाऊंगा, मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? हाँ जी बोलो, राइट साइड। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो बनेगी वो किधर को बनेगी? ऐसे राइट साइड बनेगी। तो आपका जो एरिया वेक्टर आ रहा है, ये एरिया वेक्टर, और आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। और इस केस में अगर मैं करंट को लेटर से ऐसे फ्लो करवाता हूं, मेरा जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर, ये मेरा करंट फ्लो कर, तो मेरे पास ये ऐसे ये लूप है, और इस लूप में ये सामने वाला पोर्शन है QP, ये QP सामने वाला, वो QS पीछे वाला पोर्शन है, ऐसे पड़ा हुआ, ये P और ये Q पॉइंट है, PQ। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे ऊपर से ऐसे अंदर जा रहा है ऐसे। तो अगर मैं करंट को ऐसे करूं इन सर्कल, तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर, हाँ जी किधर पॉइंट कर, तो जिधर को थंब पॉइंट करेगा वो मेरा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की जो मैं डायरेक्शन लूंगा, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अब जो आएगी वो ऐसे आएगी। तो अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मेरी ये बन रही है, तो ये मेरा एरिया वेक्टर आ गया, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बनेगा? 180। समझ में आ रहा है फर्क कहां पड़ रहा है? करंट के डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है। अच्छा, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? और साइन 180, साइन 180 इज ऑल्सो 0। तो अगर साइन 0 0, साइन 180 0, तो यहां पे जो टॉर्क आएगी वो आपके पास होगी IA B। साइन 0 इज 0, तो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या आई? 0। यहां पे भी टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? 0। अच्छा, फोर्स तो पहले ही 0 थी, फोर्स तो पहले ही, बिकॉज साइन 180 इज 0,
एंड योर साइन 0 इज 0। तो जब टॉर्क निकालोगे तो आई ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 आ गया, तो टॉर्क 0 आ गई। दोनों केस में टॉर्क क्या आ गई? 0 आ गई। फोर्स तो पहले ही 0 थी, फोर्स तो पहले ही 0 थी। तो अब ये जो आप देख रहे हो ये लूप किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो ये भी आपने अब याद रखना है कि आपका एरिया वेक्टर और फील्ड या तो सेम डायरेक्शन में है या एरिया वेक्टर और फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये कब होगा? व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो ये हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि प्लेन, प्लेन मतलब ये लूप का सरफेस, ये लूप का सरफेस, ये वाला लूप का सरफेस। तो प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने याद रखना है कि जब प्लेन ऑफ द लूप अलोंग द फील्ड है, अलोंग द फील्ड, तब टॉर्क मैक्सिमम है। जब प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द फील्ड है तो टॉर्क 0 है। और इस केस में जब आपका ये साइन 0 होगा ना, ये साइन 0, ये 0 होगा, उस टाइम आपका वो जो इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपके पास जैसे इक्विलिब्रियम है, अगर आप इसको थोड़ा सा टर्न करके छोड़ोगे ये दोबारा वैसे हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हिला के छोड़ोगे अपने आप को ये फिर वहीं ले आएगा जहां पे पहले था। इसको क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर 180 हुआ तो फिर यहां जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर 180 हुआ तो वो जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल में क्या होता है? ये इक्विलिब्रियम है, आप इसको थोड़ा सा टर्न करके छोड़ोगे ये बैक नहीं आएगा, टर्न करोगे ये और ज्यादा टर्न हो जाएगा। तो आपने टर्न किया बैक आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपने टर्न किया बैक नहीं आया, जिधर को टर्न किया उधर को ही घूम गया, तो दैट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, ठीक है। और फिर यहां पर ये जनरल केस आ गया। जनरल केस क्या है कि आपके पास ये जो गिवन एरिया वेक्टर है वो आपके गिवन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, लेट अस से वो एंगल हमारे पास ये थीटा एंगल है। तो ये आपका जो एरिया वेक्टर आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, आपका लूप घूम रहा है, और जब आपका लूप घूम रहा है तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेट अस से कुछ भी एंगल बना रहा है। तो आपके पास ये लूप है और ये लूप में करंट फ्लो कर रहा है, और जब करंट फ्लो कर रहा है तो उस टाइम ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे पास ये पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस, और ये मेरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मैं अगर करंट को इंसर्कल करूंगा, ऐसे करके इंसर्कल करूंगा, तो मेरा ये एरिया वेक्टर आ रहा है। तो मैं करंट की हेल्प से एरिया वेक्टर लूंगा, ये एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा टॉर्क बनेगा उसकी वैल्यू होगी आई ए बी साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा बदलता रहेगा टॉर्क की वैल्यू भी क्या करेगी? चेंज होती रहेगी। और अगर इन केस यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैं इसको n से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। n से तब मल्टीप्लाई करूंगा जब n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो मेरे पास जो गिवन टॉर्क होगी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो आई ए क्रॉस बी, और अगर अगेन n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इस पूरी टर्म को मैं n के साथ क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो n बेसिकली क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, और a जो है वो आपके लूप का क्या है? एरिया। तो a जो है वो आपके लूप का गिवन एरिया है, ये जो आप इस लूप को ले रहे हो तो इसका जो एरिया है। तो ये हमारे पास टॉर्क का रिलेशन आ गया। तो देखो समझ में आया टॉर्क कैसे निकाली, ये पता लग गया? हाँ जी, क्लियर है ये?